प्यारे बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं कि जल की जो बेसिकली 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, एक होती है हमारी ठोस, ठीक है, जिसके अंदर हम जल को बर्फ के रूप में हम देखते हैं बेटे। ठीक है, एक होती है बेटे हमारी द्रव, यानी कि वो खुद जल हो गया, और एक होती है हमारी बेटे गैस, यानी कि वाष्प, यानी कि बादल के रूप में हम जल को देखते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम पूरा का पूरा कि जल क्या क्या होता है, जल की से अवस्थाएं कौन सी होती है, ठीक है, शीतलन प्रभाव, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है कि यदि पर्याप्त वर्षा नहीं होती तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। ठीक है, यानी कि अगर बारिश नहीं होती है तो विशाल समुद्र भी सूख जाएंगे। ये कहावत लिखी है कि ये तिरुकुल जी ने लिखी है। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम इस चैप्टर के अंदर देखें बेटे, तो जो पहला हमारा टॉपिक है वो है कि जल के विलुप्त होने की क्रिया की जांच। देखिए क्या होता है, हम सभी ने कहीं ना कहीं पर तुमने देखा हो कि भाई किसी गड्ढे के अंदर कोई पानी पड़ा है या जल पड़ा है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद या थोड़े दोपहर हो गई या धूप निकल गई, तो थोड़ी देर के बाद जल गायब हो जाता है। अब वो जल गया कहाँ? असलियत में बेटे वो जल क्या होता है बेटे, वो वाष्पित हो जाता है, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है। हम सभी को पता है। ठीक है, तो वही देखेंगे हम कि भाई क्या होता है, यदि किसी स्टील की प्लेट से जल नहीं रिसता तो जल गया कहाँ? देखो, स्टील की प्लेट से जल भी उड़ जाएगा लेकिन टाइम लगेगा। ठीक है, यह जल क्या होता है बेटे, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जल क्या करता है बेटे, गैसीय, यानी कि भाप बनकर उड़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं जल का वाष्प होना, यानी कि जल वाष्प होना या जल का वाष्पन होना। ठीक है, जल वाष्प जल की दूसरी अवस्था होती है। ठीक है, पहली अवस्था जल खुद हो गया तरल पदार्थ में, और दूसरी अवस्था होगी भाप के रूप में। ठीक है, जैसे कि बेटे जब हम डोसा बनाते हैं तो गर्म तवे पर जल छिड़कते हैं तो वो तुरंत विलुप्त हो जाता है ना, तुरंत जो पानी होता है वो उड़ जाता है। वो गया कहाँ? वो बेटे वाष्प बनकर, भाप बनकर हवा में उड़ गया। ठीक है, गर्म तवे पर जो भी जल छिड़का जाता है वह भाप में बदल जाता है। ठीक है, और भाप में से जो बेटे क्या होता है, भाप जो होता है वो जल वाष्प ही होता है, यानी कि जल की बूंदें ही होती है जो कि हवा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण या फिर वाष्पन भी कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य ताप पर भी लगातार होती रहती है। देखिए क्या होता है बेटे कि जो वाष्पीकरण होता है वो हर जगह हो रहा है। ठीक है, लेकिन गर्मी में ये ज़्यादा होता है। अभी भी वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो रही है, सर्दियों में भी वाष्पीकरण होता है, लेकिन बेटे बहुत ही कम मात्रा में होता है कि वो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे गीले कपड़े पोछे लगाने पर फर्श का सूख जाना, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, टाइम लगता है, लेकिन सर्दियों में भी पोछा सूख जाता है। ठीक है, कपड़े सूख जाते हैं लेकिन टाइम लगता है। तो हम देखेंगे वाष्पीकरण अभी भी हो रहा है, यानी कि वाष्पीकरण लगातार चलता रहता है। ठीक है, जैसे गड्ढों के अंदर से जल का विलुप्त होने का क्या कारण है? देखो हमें पता है, या तो भैया एक कारण तो यह है कि भूमि में रिस जाता है वो। ठीक है, भौम जल के रूप में वो चली जाता है। ठीक है, दूसरा वाष्प बन के उड़ सकता है। ठीक है, ये दोनों कारण हो सकते हैं उसके। ठीक है, अब हम देखेंगे बेटे कि क्या होता है, एक और रहस्य, कि अगले दिन आवी, थिरव और उसके मित्र ने शिकंजी बनाने का फैसला किया। तैयारी करके दौरान कांच के गिलास में ठंडा जल रखा और उसमें बर्फ के टुकड़े डाले। कुछ मिनट बाद उन्हें कांच के गिलास की बाहरी सतह पर कुछ रोचक दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया उनको बेटे? उनको दिखाई दी भाई ये छोटी छोटी बूंदे। अब ये देखिए, पानी अंदर था, बर्फ अंदर थी, लेकिन बूंदे बाहर कैसे आ गई? क्या गिलास के अंदर कोई छेद था जिसके अंदर से बूंदे बाहर आ गई? ठीक है, तो इसके बारे में हम देखते हैं बेटे क्या होता है। देखो सिंपल सा एक टॉपिक है। देखिए क्या होता है, हमारा जो ग्लास के अंदर जो पानी है, ठीक है, हमारे गिलास के, एक सेकंड, हमारे जो गिलास के बेटे मान लीजिए ये पानी पानी अंदर अंदर पानी था इसके। ठीक है, ये गिलास के जो अंदर पानी था वो बेटे -डिग्री सेल्सियस पे चल रहा था। ठीक है, वो ठंडा था, तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि भाई -डिग्री सेल्सियस पे चल रहा है वो। ठीक है ना, लेकिन बाहर का जो अगर मान लीजिए +डिग्री पे होगा, बाहर जो हमारी भाप होगी या बाहर जो हमारा बेटे जल वाष्प होंगे, भाप कह लो या फिर वाष्प कह लो, वो हमारी बेटे क्या होगी, आपकी प्लस में होगी, यानी कि उसका तापमान ज़्यादा होगा। तो जब भी हवा चलती है, ठीक है, और जब भी वो किसी ठंडी चीज़ से, जैसे गिलास के अंदर हमारा क्या है बेटे, माइनस में जो भी है तापमान में, क्योंकि देखिए बर्फ़ होती है 0 डिग्री सेल्सियस होगी या उससे कम होगी। ठीक है, तो जब इससे जो गर्म वाली हवा टकराएगी, हमें पता है कि भाई प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है, तो यानी कि जब गर्म हवा ठंडी हवा से या ठंडी चीज़ से टकराएगी तो ये गर्म जो हवा थी बेटे, ये भी क्या होगी, बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी, यानी कि जो भाप थी वो ठंडी होकर बूंद में बदल जाएगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जो गिलास के बाहर हमको बाद में देखने को दिखाई देगी। इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बेटे संघनन। क्या बोलते हैं? संघनन। दो चीजों के बारे में हमने पढ़ा कि भैया पहले क्या हुआ था, पहले हमने पानी से भाप बनाया, पानी से भाप बनाया उसको बोल दिया वाष्पन। अब भाप से पानी बना दिया, तो इसको क्या बोला हमने? संघनन बोला। अब एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात है बेटे कि जो हमने वाष्पित की थी चीज, जो चीज हमने क्या की थी बेटे, वाष्पित की थी, उसके लिए हमने तापमान को ना गर्म किया था, है ना,
क्योंकि गर्म कर रहा था। हमने क्या किया था, जैसे गर्मी बढ़ती है सूरज की रोशनी में पानी भाप बन के उड़ता है, यानी कि गर्म करेंगे तो वाष्पन हो जाएगा और ठंडा करेंगे तो बेटे संघनन हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जब भी हम हवा को, भाप को ठंडा करते हैं तो वो क्या हो जाएगी बेटे, संघनित होकर दोबारा से जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाएगी। जैसे कि हमारे बादल, ठीक है, जब सूरज की रोशनी से समुद्र का जो पानी होता है गर्म होता है, भाप बनता है, गर्म हुआ तो भाप बना, यानी कि उबल के भाप बना। ठीक है, उसके बाद जब वो ठंडा होगा तो बादल बनेगा। ठीक है, और ठंडा होगा तो पानी की बूंदों के रूप में वो नीचे गिर जाएगा। तो भाप बनने को वाष्पीकरण और पानी गिरने को, यानी कि पानी में बदलने को, भाप के पानी में बदलने को संघनन हम बोलते हैं। ठीक है, आगे भी देखेंगे, हमें लिखा भी होगा इसके अंदर बेटे। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर कि इस विषय के आसपास सभी संभावित कारण हो सकते हैं। आप दूसरों के कारणों से सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आवी थ्योरम ने कोई संभावित कारणों की चर्चा की। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जो मैं बता ही चुका हूं, वैसे तो आपको, आपने पौधों में ओस की बूंदें भी देखी होंगी, छोटी छोटी ओस की बूंदें हैं ना ये। ठीक है, क्यों दिखाई देती है, जब हम आधे भरे बर्तन में जल उबालकर उसे स्टील की प्लेट से ढक देते हैं तो कुछ बूंदें बेटे जमा हो जाती है उसके ऊपर भी। तो ये क्यों होता है, क्योंकि मैंने बताया था आपको बेटे, वो संघनन होता है। क्या होता है, संघनन, यानी कि जब वायु में विद्यमान जल वाष्प, जल वाष्प यानी कि भाप बोल लो एक तरह से, अगर याद ना रहे तो भाप याद रखना, कि जब भाप होती है वो ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो जल की बूंदें बन जाती है। यानी कि जो गर्म हवा थी, है ना, प्लस में जो हवा चल रही थी जिसका तापमान प्लस में था, गर्म था, जब वो किसी ठंडे वाले तापमान से जब टकराएगी, मान लो बर्फ है, ये क्या है बेटे, आइस है, जब इस आइस से टकराएगी तो वो भी ठंडी हो जाएगी। या फिर ये आइस अगर गिलास में रखा है तो आसपास भी क्या हो जाएगा बेटे, बूंदे बूंदों के रूप में आपको क्या होगा, जो पानी होगा वो दिखाई देनी शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया को, जिसके अंदर भाप जो होती है बेटे वो बूंदों में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे संघनन। समझ आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है बेटे, हम देखेंगे कि भाई वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता बोलते हैं, यानी कि जो हवा के अंदर मात्रा होती है ना पानी की, उसको बोलते हैं आर्द्रता, यानी कि नमी भी कभी कभी हम बोल देते हैं। ठीक है ना, तो आगे हम देखेंगे बेटे कि वायु से जल वाष्प कांच के गिलास की ठंडी सतह के संपर्क में आती है। संघनन के कारण कांच के गिलास पर जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी गर्म हवा ठंडी हवा के संपर्क में आएगी, यानी कि ठंडी चीज के संपर्क में आएगी, जैसे कि गिलास ठंडा था उसके अंदर बर्फ था, ठीक है, तो जब उससे टकराई तो उसके बाहर क्या हुआ बेटे, बूंदे बूंदे हमको देखने को मिली। वो बूंदे अंदर से रिसकर नहीं आई थी, बल्कि बाहर से ही वो बूंदे आई थी। ठीक है, और जब बर्फ पिघलेगी, अब एक चीज थी, देखो बर्फ क्या थी बेटे, ठोस रूप में, तो क्या हुआ बेटे, ठोस रूप में जब बर्फ थी, बाहर तो बूंदे निकल रही हैं, वो तो अलग चीज हो गई, लेकिन अंदर भी जब हमने बर्फ डाली थी उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे बर्फ पिघली वो पानी का जो ताप लेवल था वो बढ़ता चले जाएगा। यानी कि जो तीसरी अवस्था के बारे में हम जान रहे हैं कि भाई वो ठोस अवस्था है। ठीक है ना, देखिए क्या होता है, हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जल का रिसाव गिलास की सतह से नहीं हो रहा। हम यह भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि गिलास के बाहर एकत्रित जल केवल संघनन के कारण है, नहीं है कारण है, नहीं, हम क्रियाकलाप 8.4 से ऐसा निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। देखिए क्या होता है बेटे, कांच के गिलास पर जल के स्तर को एक स्थायी मार्कर, ये वो तो बता रखा है कि भाई टेप वेप लगा देना, जो भी करना है, कांच के गिलास में जल का स्तर नीचे नहीं जाता बल्कि बढ़ जाता है। ठीक है, बढ़ जाता है, या बाहरी स्तर पर जमा हो जाता है। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, देखिए विभिन्न अवस्थाओं की बात करें तो मैं तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, उन्हीं के बारे में डायरेक्ट बात करते हैं। देखिए क्या होता है बेटे, ठोस, सबसे पहले बर्फ। बर्फ क्या होती है, जल की ठोस वाली अवस्था होती है। ठीक है, इसका एक अपना फिक्स आकार होता है, यानी कि फिक्स हमारा बेटे शेप होता है। ठीक है, चाहे उसे किसी भी पात्र में रखे वो अपना ही उसी पात्र का आकार ले लेगा जिसमें उसे डाला जाता है। बर्फ बहती और फैलती भी नहीं है। देखिए क्या होता है बेटे, जल जो जल होता है, पानी होता है, उसको किसी भी बर्तन में डालो, गिलास में डालो वो गिलास बन जाएगा, गिलास के जैसा हो जाएगा, थाली में डालो थाली के जैसा हो जाएगा। लेकिन जो बर्फ होती है, बर्फ का एक फिक्स्ड आकार है, फिक्स्ड क्या है बेटे, इसका शेप है ना, बर्फ का जो है फिक्स्ड शेप है। ठीक है, इसके अलावा फिक्स्ड बेटे वॉल्यूम भी है, इसका वजन भी फिक्स होगा। ठीक है ना, फिक्स वॉल्यूम भी होगा। ठीक है, इसके देखो आकार भी सेम होगा। ठीक है, लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता बेटे, बर्फ बहता भी नहीं है और फैलता भी नहीं है। ठीक है, ना ही बर्फ बेटे फ्लोट कर पाएगा, जैसे पानी बहता है ना इधर से उधर आयतन की वजह से, तो लेकिन बर्फ ऐसा नहीं करता, बर्फ के पास तो अपनी फिक्स शेप है। ठीक है, जिस भी शेप का हम बनाना चाहिए उस टाइप का बन जाएगा वो। लेकिन उसके अलावा पानी जो है वो बेटे बहने वाला होता है। जल यानी कि द्रव अवस्था, ये बहता है और अपना आकार बदल लेता है, इसका कोई आकार नहीं होता, नो फिक्स शेप। ठीक है, यानी कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, जिसके अंदर इसको रखो ये वैसा ही हो जाता है। लेकिन इसका आयतन होता है बेटे, फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होगी, वजन तो होगा इसके पास, जगह तो ये घेरेगा। आयतन मतलब बेटे एक तरह से जगह घेरना। ठीक है, यानी कि गिलास में डालेंगे गिलास की जगह घेर लेगा, बोतल में डालेंगे बोतल में जगह घेर लेगा, यानी कि इसका वजन तो है, एक आयतन तो है, जगह तो ये घेरेगा।
ठीक है, लेकिन कोई फिक्स्ड शेप इसका नहीं होता। ठीक है, अब बात करें वाष्प की, भाप की, इसका तो भैया कुछ भी नहीं होता। ठीक है, समस्त उपलब्ध स्थान में फैल जाने का गुण होता है इसके पास, जहां मर्जी डालो वहां फैल जाएगी। ठीक है, कोई निश्चित आकार नहीं। ठीक है, ये फ्लोट करती है बेटे, ये विद्यमान होती है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, हमारे आसपास की वायु में है। ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं चलता है ये। ठीक है, वाष्पित होने वाला जल हमारे चारों ओर वायु के जल में वाष्प के रूप में योगदान देता है। ठीक है, तो जल की 3 अवस्थाओं के बारे में हमने देख लिया। ठीक है, कुछ अन्य पदार्थ भी इन अवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि मोम, तेल और घी। अच्छा देखिए क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। मोम, तेल और घी के बारे में देखें कि देखिए ठोस, द्रव और गैस के कुछ और उदाहरण है। ठीक है, जैसे कि ठोस पदार्थों के कुछ उदाहरण है, जैसे पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, बर्तन, ये भी तो ठोस है। देखिए ठोस में क्या होता है, मान लीजिए ये ठोस के इनमें जो कण होते हैं ना बेटे, वो इतने आसपास में जुड़े होते हैं कि बेटे ये टूट नहीं सकते। जो भी चीज़ को हम आसानी से नहीं तोड़ सकते वो ठोस होती है। ठीक है, लेकिन जो तरल तरल यानी कि बहने वाले, जैसे दूध हो गया, तेल हो गया, ये तरल पदार्थ है, ये बहते हैं। ठीक है ना, जैसे भाप हो गया, ये सुगंध। अच्छा फॉर एग्जांपल देखिए बेटे, क्या होता है, हमने कभी ध्यान दिया होगा, आपने अब देखा होगा कि रसोई घर में, यानी कि आपकी मम्मी अगर कोई मान लो मैगी बनाई आपकी मम्मी ने, ठीक है, तो हमको पकने की गंध ना दूर से पता लग जाती है। वो कैसे पहुंची, वो पहुंची बेटे भाप की वजह से, हवा की वजह से। ठीक है ना, वायु के माध्यम से जो सुगंध थी वो आपकी नाक तक पहुंच जाती है। ठीक है, भले ही आप रसोई घर में ना हो, लेकिन ये जो भाप की जो पहुंच रही है, ये गर्मी में तो ज़्यादा फैलती है, ठंड में थोड़ी कम फैलती है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो गर्म खाने के पास ना आपको जाना नहीं पड़ेगा, उसकी जो खुशबू होगी ना वो बड़ी ही आसानी से सॉरी फैल जाएगी, सॉरी। ठीक है, लेकिन जो ठंडा खाना होगा ना बेटे, ठंडा भोजन जो होगा, उसकी खुशबू के लिए ना आपको उसके पास जाना पड़ेगा। ठीक है, उसकी खुशबू जल्दी से नहीं फैलती है। ठीक है, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में आपको खुद से बताना है। ठीक है ना, हम जल की अवस्था कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। देखो बेटे क्या होता है, 2 तरीके हैं, जल की अवस्था को 2 तरीकों से परिवर्तित कर सकते हैं। कौन से 2 तरीके बेटे, पहला तरीका, या तो भाई तापमान बढ़ा दो, क्या कर दो, तापमान बढ़ाकर। ठीक है, या तो तापमान घटाकर। ये केवल 2 तरीके हैं जिससे कि हम क्या कर सकते हैं बेटे, कि जल की अवस्था को परिवर्तित कर देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बेटे, तो मान लीजिए हमारे पास जल था। ठीक है, जल को जब हम तापमान बेटे घटा देंगे, तापमान जब हम घटा देंगे तब वो बन जाएगा बेटे बर्फ, है ना। जब हमने तापमान को माइनस कर दिया तो वो क्या बन गया बेटे, बर्फ बन गया। लेकिन जब हमने तापमान को बेटे प्लस करा, बढ़ाया, तो वो क्या बन गया बेटे, तरल बना, ओ सॉरी गैस बन गया बेटे। तरल तो पहले से ही है, तो वो गैस बन जाएगा। ठीक है ना, तो ये है कि तापमान को बढ़ाकर या तापमान को घटाकर हम जल की अवस्था को बेटे परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि हमें ऊष्मा की आपूर्ति चाहिए होगी, ऊष्मा यानी कि गर्मी। ठीक है, हम जल को ठंडे वातावरण में रखेंगे तो वो हिमीकरण हो जाएगा, यानी कि जब जल को ठंडा करेंगे तो वो फ्रिज में जम के जैसे जम जाएगा। ठीक है, इसके अलावा बाहर निकालने पर पिघल जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्या आप जल के अतिरिक्त अन्य उदाहरण सोच सकते हैं जो ठोस से द्रव में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे मोमबत्ती की बात करें बेटे, देखो क्या होता है, मोमबत्ती जो होती है ना, मोम से बनती है, इसका एक उदाहरण है। हम मोमबत्ती को, मोम को द्रव अवस्था में कैसे बदल सकते हैं, तापमान बढ़ाकर। सिंपल सी बात है ना, तापमान बढ़ाएंगे, जब मोमबत्ती में आग लगती है उसका तापमान बढ़ता है, तभी वो क्या हो जाता है, मोम में कन्वर्ट हो जाता है। और दोबारा से अगर हम देखें तापमान घटेगा, वापस से वो दोबारा से पूरा का पूरा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड उसमें। ठीक है ना, हमें द्रव मोम को ठोस में बदलने के लिए उसे ठंडा करना पड़ेगा। ठीक है, गर्म करेंगे तो मोम में, और ठंडा करेंगे तो वापस से पूरा हार्ड हो जाएगा वो। ठीक है ना, इसके अलावा देखेंगे आपने शीतकाल में यानी कि ठंड में नारियल के तेल को ठोस, अच्छा क्या होता है ना बेटे, ठंड में सबसे जल्दी जम जाता है नारियल का तेल। ठीक है, बार बार उसको गर्म करते रहते हैं हम, जी भाई गर्म करके पिघलाते हैं। ठीक है ना, तो हम देखेंगे कि बेटे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पानी व अन्य पदार्थ गर्म या ठंडे करने पर, या तो तापमान बढ़ाने पर या तापमान बेटे ठंडा करने पर, मैंने पहले बता चुका हूँ, या तो गर्म करेंगे या तो ठंडा करेंगे, ये अपनी अवस्था को बदल लेंगे। कोई भी वस्तु जब उसको या तो ठंडा किया जाएगा या तो उसको गर्म किया जाएगा, वो अपनी अवस्था को बदल लेती है। ठीक है, ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को बेटे हम पिघलना कहते हैं। यानी कि जब कोई भी ठोस पिघल जाता है, सिंपल सी बात है बच्चों, जब भी कोई ठोस द्रव तरल रूप में आ जाएगा वो पिघल जाएगा। ठीक है, नाम से पता चला पिघल जाता है ना, तो पिघलता कौन है, केवल तरल पदार्थ पिघलता है, ठोस से तरल में आता है, तो यानी कि पिघलना हो गया। लेकिन जब जमाएंगे तो हिमी, हिमी यानी कि बर्फ, हिमीकरण यानी कि बर्फ में जमाना, ठोस में परिवर्तित कर देना, यानी कि द्रव को ठोस में बदल देना हिमीकरण कहलाता है। ये जितने भी आपकी जो डेफिनेशन है या सारी की सारी आपको याद करके जानी है। ठीक है ना, आगे देखिए, ये पूरा का पूरा भरने
ठीक है ना, ये इसको भरना तो और अच्छे समझ आ जाएगा आपको। ठीक है, जल को तीव्र या धीमी गति से कैसे वाष्पित किया जा सकता है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे देखिए बेटा, मान लीजिए आपके पास क्या है बेटे, एक गिलास है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक गिलास है। ठीक है, और एक थाली है। ठीक है, एक थाली है, गिलास है। अब इन दोनों के अंदर बेटे क्या है, आपका इस गिलास के अंदर भी पानी भरा है और इस थाली के अंदर भी पानी भरा है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई किसके अंदर से पहले पानी क्या होगा बेटे, भाप बनेगा। बताइए किसके अंदर से पहले पानी भाप बनेगा। पानी बेटे भाप बनेगा थाली के अंदर से। यानी कि जब हम किसी वस्तु का बेटे आयतन बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, आयतन को जब हम बढ़ा देंगे, फैला देंगे, तो उसको देखिए, अब सिंपल सी अगर मैं देखिए, मान लीजिए यहाँ पर सूरज है। ठीक है, यहाँ पे सूरज है, सूरज की रोशनी दोनों पे बराबर बराबर पड़ रही है। ठीक है, तो अब इसमें इतनी जगह पे ही क्या हो रहा है, सूरज की रोशनी जा पाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो भाप बन के उड़ेगा पानी, वो भी बेटे क्या होगा, कम उड़ पाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरे उसमें पूरे के पूरे पानी में सूरज की रोशनी जा रही है, तो भाप जल्दी जल्दी होगा। यानी कि हम देख सकते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, जितना बड़ा आयतन उतना ज़्यादा भाप, जल को हम तेज गति से भाप बनाकर उड़ा सकते हैं। सिंपल सी बात। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि भाई समुद्र में से ज़्यादा पानी भाप बन के उड़ता है, नदियों में से कम उड़ता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, तो ये याद रखें, सिंपल सी बात है, तो छोटे छोटे लॉजिक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए क्या होता है बेटे, ठंडे दिन की तुलना में गर्म दिन में, अच्छा टेम्परेचर भी बेटे थोड़ा सा डिपेंड करता है। ठंडे दिनों में यानी कि जब ठंड होती है, तब हमारा जो वाष्पन है थोड़ा कम होता है। ठीक है, लेकिन गर्म दिनों में जल्दी वाष्पीकरण होता है। हवा के ऊपर भी डिपेंड करता है, हवा तेज चलेगी तो जल्दी वाष्पित हो जाएगा, लेकिन कम चलेगी तो कम वाष्पित होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कपड़े जब सूखते नहीं है ना सर्दियों के मौसम में, तो तुम्हारी मम्मी उसको पंखे के नीचे लगा देती है। ठीक है ना, या फिर जब पोछा लगाते हैं तो पंखा चला देते हैं ताकि जल्दी सूख जाए। तो दो चार चीजें हैं जिससे कि हम वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकते हैं। पहला आयतन बढ़ा दिया, साइज बढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा बेटे हमने क्या किया, पहला हमने आयतन बढ़ा दिया, सेकंड में हमने बेटे क्या किया, हवा की स्पीड तेज कर दी, तीसरे में हमने बेटे क्या किया था, हमने किया था बेटे अच्छा ठंडे और गर्म तापमान पर भी डिपेंड कर रहा है ना, तापमान के बारे में तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा बेटे क्या हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा भी जैसे कि हम देखिए पंखा, कपड़े सूखना, पसीना आना, तीव्र हवा वाला मैंने बता दिया ना। ठीक है, अच्छा बरसात जब भी होगी, हवा के अंदर जितनी आर्द्रता ज़्यादा होगी ना, आपकी जो वाष्पीकरण की दर है उतनी कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, जब हवा के अंदर पहले से ही नमी है, पहले से ही हवा के अंदर पानी है, तो और पानी उड़ने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, तो ये याद रखना आप। ठीक है, आगे देखिए, तो इस अन्वेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि आप प्लेट में जल फैला देते हैं यानी कि आयतन बढ़ा देते हैं, तो वायु के संपर्क में ज़्यादा आएगा। ठीक है, उसका वाष्पीकरण बेटे तेज हो जाएगा। सिंपल सी बात। ठीक है, जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करने वाली अन्य परिस्थितियां भी होती है। ठीक है, वो आप खुद ढूंढिएगा। ठीक है, जैसे कि जल के वाष्पन की तीव्रता को प्रभावित करती है, वो जानने का प्रयास करने के लिए आपको तालिका दी है। ठीक है, तो ये करके देखिएगा आप। ठीक है, जिन परिस्थितियों में आपने पाया कि अतिरिक्त जल हम तीव्रता व मंद गति से कैसे वाष्पित कर सकते हैं, जानने के लिए क्रियाकलाप, अच्छा 8.8 ये पढ़ लीजिए। जैसे कि दो समान बोतलों के ढक्कन ले लिए हमने, दोनों समान में जल मात्रा मतलब बराबर मात्रा में पानी भर लिया, एक को सूर्य के प्रकाश में रखा, दूसरे को छाया में रखा। जहाँ पे सूरज होगा वहाँ पे जल्दी उड़ेगा। सिंपल से लॉजिक है ना ये तो। ठीक है, क्योंकि सूरज की रोशनी, तापमान बढ़ गया ना, तापमान बढ़ेगा तो वाष्पीकरण ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन छाँव वाला कम उड़ पाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है ये तो। ठीक है, तेज धूप वाले दिनों में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। मैंने आपको दो चार तो पॉइंट बता दिए कि भैया देखो, सिंपल सी पहला पॉइंट क्या था, पहला क्या था बेटे, अगर तापमान जो होगा, ठीक है, तापमान बड़ा होगा, ठीक है, तापमान ज़्यादा होगा, तो वाष्पीकरण भी क्या होगा बेटे, ज़्यादा होगा। ठीक है ना, वाष्पीकरण भी ज़्यादा हो जाएगा। तापमान ज़्यादा तो वाष्पीकरण भी ज़्यादा। इसके अलावा हवा की गति, ठीक है, हवा की गति पर भी डिपेंड करता है। ज़्यादा हवा की गति मतलब वाष्पीकरण भी ज़्यादा। ठीक है, इसके अलावा और क्या देखा हमने बेटे, हमने देखा हवा की गति होगी आयतन। ठीक है, जितना ज़्यादा जगह होगी उतना ज़्यादा वाष्पीकरण बेटे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इन चीज़ों की वजह से क्या होता है, हमारा जो वाष्पीकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो पाता है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों। ठीक है, ये भी देखा जाता है कि बरसात के दिनों में, अच्छा एक और पॉइंट डालो कि भाई आर्द्रता में कमी, आर्द्रता पता चल गया ना, आर्द्रता में कमी। ठीक है, यानी कि जब हवा के अंदर पानी कम होगा तब वाष्पीकरण बेटे ज़्यादा होगा। अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। ठीक है, बाकी सब में सेम हो रहा है लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा। आर्द्रता कम होगी तो वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, जब आर्द्रता ज़्यादा होगी तो वाष्पीकरण कम हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है ना,
देखिए बरसात में धीरे धीरे पानी वाष्पित होता है क्योंकि हवा में पहले से ही जल होता है, आर्द्रता होती है। मैंने पहले बता दिया आपको, ये सारी चीजें मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब देखिए बरसात के दिनों में वायु में वाष्प की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो ये सब लॉजिक हम पहले देख चुके हैं। आगे देखिए शीतलन प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आएगा ही आएगा, ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, क्या होता है शीतलन प्रभाव, क्या होता है? मान लीजिए बेटे आपने, देखिए गर्मियों के टाइम पे ना हम क्या करते हैं, सभी के सभी अपनी छतों पर पानी डाल देते हैं ताकि हमारी जो छत है बेटे वो कैसी हो जाए भाई, ठंडी हो जाए गर्मियों के मौसम में। इसी को बोलते हैं शीतलन प्रभाव। क्या होता है, देखिए वही सेम लॉजिक हमने पढ़ा था ना कि भाई गिलास था, ठीक है, गिलास वाला लॉजिक देखा था ना कि गिलास के अंदर अगर बर्फ रखी होती थी तो बाहर बूंदे आ जाती थी, लेकिन बूंदे आने के अलावा यहाँ के जो आसपास का जो टेम्परेचर होता है ना बेटे वो भी ठंडा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि जो गर्म हवा टकरा कर ठंडी होती है उसकी वजह से। ठीक है, आगे देखिए आवी की माँ ने पीने के जल रखने के लिए स्टेनलेस स्टील के बर्तन की जगह मिट्टी का मटका खरीद लिया। ठीक है, विद्यालय से लौटने पर आवी ने मिट्टी के मटके पर ध्यान दिया, उसमें से जल लिया। जल पीकर आवी आश्चर्य व्यक्त करती है, पूछते कि मिट्टी के मटके में जल इतना जो ठंडा क्यों है। ठीक है, मैंने जल को स्टेनलेस स्टील के बर्तन में कभी ठंडा होते नहीं देखा। ठीक है, क्या होता है, जल बर्तन की सतह के बाहर रिसता है, वाष्पित हो जाता है। वाष्पित यानी कि जब भी, अच्छा एक लॉजिक बताता हूँ आपको, जब भी वाष्पन होगा ना, जब भी भाप बन के कोई चीज उड़ेगी तो भैया शीतलता आ जाएगी, शीतल आ जाएगा, ठंडक आ जाएगी। जब पसीना, गर्मियों में पसीना आता है, जब पसीना उड़ के भाप बनता है ना, आ हा, क्या मजा आ जाता है, ठंडक आ जाती है ना। तो सेम जब भी वाष्पन होगा बेटे शीतलन प्रभाव हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ठंडक महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, शीतलन प्रभाव के अन्य उदाहरण क्या है, जैसे कि फर्श को, छत को ठंडा करने के लिए जल डालते हैं। ठीक है, मैंने पहले बता दिया। अच्छा, सैनिटाइजर अगर हाथ पे डाले तो सैनिटाइजर तुरंत उड़ जाएगा, तुरंत भाप बनेगा। ठीक है, और सैनिटाइजर के भाप बनते ही हमें क्या होगा, ठंडा ठंडा कूल कूल लगेगा। ठीक है ना, तो ये सब शीतलन प्रभाव होता है बेटे। ठीक है, जैसे कि गमले के कूलर को ठंडा करने के लिए 4-5 घंटे का समय दे। ठीक है, अच्छा ये तो बता रखा है। ठीक है, कूलर में रखे फलों, साग सब्जी ताजगी की जांच के लिए 1 सप्ताह प्रतिदिन का अवलोकन कीजिए। रेत के नम रखने के लिए आपको नियमित रूप से जल का छिड़काव करना पड़ेगा। अच्छा, रेत अगर गर्म है तो रेत पर पानी डालते रहना पड़ेगा, जिससे कि वो हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, धीरे धीरे ठंडी रहने लग जाएगी। तो यानी कि एक सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बता दिया है कि जहाँ जहाँ पर भी बेटी वाष्प होता है ना, जहाँ पर भी वाष्पन होगा वहां पे शीतलन प्रभाव जरूर आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? शीतलन प्रभाव आ जाएगा। इसके बारे में बड़ी क्लासेस में तो और भी ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है ना। बादल हमें वर्षा कैसे देते हैं, ये जल चक्र आपको सबको पता है, सिंपल सी बात है। मान लीजिए ये समुद्र है, ये क्या है बेटे, पानी का सोर्स है कोई भी। ठीक है, सूरज क्या कर रहा है, यहाँ से सूरज जी ने क्या करा, पानी भाप बन के उड़ा। ठीक है, तापमान क्या हुआ बेटे, यहाँ से गर्म हुआ। ठीक है, तापमान बढ़ा, गर्म हुआ, तो ऊपर जाके जब बादल बनेंगे तो तापमान क्या होने लग जाएगा बेटे, ठंडा होने लग जाएगा। और जब और ज़्यादा ठंडा होगा तो यही बादल जो होंगे इनमें से बूंद बूंद के रूप में पानी गिरेगा, यानी कि बारिश हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा मान लीजिए टेम्परेचर और ठंडा हो गया है ना, टेम्परेचर और ठंडा हो जाएगा तो बेटे क्या हो जाएगी बेटे, फिर तो आपकी बर्फ भी गिर सकती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना ठंडा हो रहा है। ठीक है, देखिए देखिए इसके बारे में देखेंगे कि जैसे जैसे वायु धरती की सतह से ऊपर उठती है तो ये ठंडी हो जाती है। ठीक है, यानी कि हवा जो थी वो ऊपर उठी और ठंडी हो गई। एक निश्चित ऊंचाई पर इतनी ठंडी हो जाएगी कि उसमें जल की उपस्थित छोटी छोटी बूंदें जल कणिकाओं यानी कि बूंद के रूप में बदल जाएंगी। जो गर्म हवा थी जब ऊपर उठी वो ठंडी हुई, इतनी ठंडी हुई कि उससे क्या बन गई बेटे, छोटी छोटी बूंदें बन गई। आमतौर पर धूल के कणों के आसपास ये बन जाएंगी। ये छोटी जल कणिका वायु में तैरती रहेंगी और बादल के रूप में इकट्ठी होकर हमको दिखाई देंगी। ठीक है, जब ये आपस में मिलकर जल की बड़ी बूंदें बनाएंगी तो भारी हो जाएंगी, भारी होने के बाद नीचे गिरने लगेंगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटे वर्षा। ठीक है, जब ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी तो ये ओले या फिर हिम यानी कि वही बर्फ के रूप में ये हमको गिरते हुए दिख जाएंगी। ठीक है, तो इस चैप्टर में और क्या क्या, अच्छा ये देखिए ये पूरा का पूरा डायग्राम है। ठीक है, देखिए क्या हुआ, पानी पहले ऊपर गया। ठीक है, ऊपर जाने के बाद ठंडा हुआ, ठंडा होने के वापस से नीचे ही आ गया सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है, तो यही है हमारा क्या बेटे, जल की गति या जल चक्र बोलते हैं इसको। हम क्या बोलते हैं, जल महासागरों पृथ्वी की सतह में वाष्पित होकर वायु में जाता है, वर्षा ओलो हिम के रूप में वापस लौट आता है, अंत में बहकर महासागरों में ही चले जाता है। इस चक्र को, इस पूरे के पूरे साइकिल को हम बोलते हैं जल चक्र यानी कि वाटर साइकिल। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का केवल एक छोटा भाग ही पौधों, जानवरों, मनुष्यों के लिए योग्य है। हम जानते हैं कि भाई पृथ्वी पर 70% जल है, लेकिन उसके अंदर से सारा का सारा आधे से ज्यादा वेस्ट है भाई। 99% तो वेस्ट ही है, क्योंकि खारा है, पी नहीं सकते।
ठीक है, 1% बचता है, उसको भी हमने खराब कर दिया। कैसे खराब कर दिया भाई? नदियों में हम कूड़ा करकट डाले, जो भी डाले, तो ये सब है, ठीक है ना। तो आगे हम देखेंगे बेटे कि बढ़ती जनसंख्या के साथ जल का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। अच्छा, लोग बेटे हमने देखा कि भाई भारत की ही जनसंख्या की अगर हम बात करें तो दुनिया में नंबर 1 पे पहुंच चुकी है, ठीक है। तो ये इसी वजह से भी क्या हो रहा है, हमारा सबकी जो यूजेज है वो बढ़ती जा रही है, तो जल हमारा और भी ज़्यादा खराब होता जा रहा है। तो आज के टाइम पर हमको बेटे जल संरक्षण के विषय में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जल है हमारा बेटे प्रकृति की एक अमूल्य संपदा है, ठीक है। इसलिए इसको प्रदूषित होने से बचाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे जो कीवर्ड्स है ना, ये सारे के सारे कीवर्ड्स ज़रूर देख लीजिएगा। संगणन क्या होता है? संगणन होता है बेटे भाप का वापस से किस में बदल जाना? बूंदों में, यानी कि पानी में, तरल पदार्थ में बदल जाना, ठीक है। वाष्पीकरण जल का उसमें बदल जाना, भाप में, ठीक है। तो ये जो भी है वही चीज़ें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अच्छा, एक बात और बच्चों, देखिए क्या है, हमारे पास एक हमारा आपका सभी का टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल पे मैं आपके लिए सारे के सारे PYQs भी डालूंगा, ठीक है। तो उसको जरूर फॉलो कर ले। चैनल का नाम है बेटे ECA PYQS, ठीक है। इसको जरूर से फॉलो कर लिए। अगर आपको PYQ देखिए, क्योंकि छोटी क्लासेस के PYQ नहीं मिलते, PYQ नहीं मिलते, 10वीं 12वीं के तो सबको मिल जाते हैं, छोटी क्लासेस के नहीं मिलते। तो आपको भी अगर PYQ चाहिए तो इसको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। मैं लिंक आपका बायो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं खत्म।